हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबैक थियरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई विल प्रोवाइड यू will be equally important. So let's start. Our first question is on the screen. How many sounds are there in English language? Sounds in English language. The number of total sounds is 44. Is that clear? There are 44 sounds in English language. English language में आपके 44 sounds हैं, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many sounds are consonants in English language? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड्स हैं वो 44 हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाउ मेनी ऑफ देम आर कंसोनेंट्स, यानी इन 44 साउंड्स में से आपके कंसोनेंट साउंड्स कितने हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपका जुलाई वाले सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपके 44 साउंड्स हैं, इनमें से 24 साउंड्स कंसोनेंट्स हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी साउंड्स आर वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर आपके टोटल साउंड्स कितने हैं? 44। इनमें से आपके कंसोनेंट साउंड्स कितने हैं? 24। तो अगर इन 44 में से 24 साउंड्स कंसोनेंट्स हैं, तो आपके वाउल साउंड्स कितने शेष बचे? 20। यानी आपके जो इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, उनमें से 24 साउंड्स कंसोनेंट्स हैं एंड 20 साउंड्स वाउल्स हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी साउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वर्ड, फोनेम, मॉर्फेम एंड लेक्समेम। तो यहां पर इसमें से अगर वो आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो आपको याद रखना है साउंड की सबसे छोटी यूनिट को फोनेम कहा जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, साउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? फोनेम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब यहां पर पूछा है कि लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो यहां पर आपको याद रखना है लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज लेटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब यहां पर एक वर्ड ऐड हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज की, ये भी है लेटर, लेकिन अब यहां पर एक वर्ड आ गया है मीनिंगफुल, यानी लैंग्वेज की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट कौन सी है। आपको ये बात याद रखनी है, न तो फोनेम का अपना कोई मीनिंग होता है और ना ही लेटर का अपना कोई मीनिंग होता है। जो लैंग्वेज की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, वो कहलाती है आपकी वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड। वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज अ कंप्लीट सेंस, यानी इनमें से कंप्लीट सेंस किससे क्लियर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। देखिए मैं कोई लेटर यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा लेटर बी,
तो यहां पर लेटर भी लिख करके क्या मीनिंग में कन्वे करना चाह रहा हूं वो चीज क्लियर नहीं हो रही है। इसके अलावा मैंने वर्ड बोला, तो वर्ड आपको पता है मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन मैं कोई वर्ड बोल करके कहना क्या चाहता हूं यानी मेरा कंप्लीट सेंस क्या है वो कन्वे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मार्कर, तो अब यहां पर ये क्लियर नहीं है कि मैं मार्कर बोल करके क्या कन्वे करना चाहता हूं। हो सकता है मैं कहना चाह रहा हूं गिव मी अ मार्कर, हो सकता है मैं कहना चाहता हूं आई वांट अ मार्कर, हो सकता है मैं कहना चाहता हूं कि आई हैव अ मार्कर। तो यहां पर ये जब तक मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलूंगा तब तक वो मीनिंग कन्वे नहीं होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है जो लैंग्वेज की ऐसी यूनिट है जिसमें कंप्लीट सेंस आपका कन्वे होता है वो है सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। आपकी स्पीच की यूनिट भी सेंटेंस ही होती है, क्योंकि स्पीच यानी कि हमें कोई स्पीच देना है या हमें कुछ सोचना है तो पूरा पूरा सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, वर्ड नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ साउंड्स इज। ओके, अब यहां पर प्रश्न यह है कि साउंड की स्टडी को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फोनेटिक्स, एटिमोलॉजी, सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग याद रखना है, ये सभी एग्जाम्स में टाइम टू टाइम आते रहे हैं। तो यहां पर हम पहले वर्ड को देखते हैं फोनेटिक्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ साउंड यानी जो आपकी साउंड की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ साउंड। तो आपको याद रखना है जो साउंड की स्टडी है उसे कहा जाता है फोनेटिक्स। अगर हम आगे देखते हैं तो अगला प्रश्न ये सिमेंटिक्स इज, यानी जो सिमेंटिक्स है उसमें आप किसकी स्टडी करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, सेकंड ऑप्शन है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपको याद रखना है जहां पर बात मीनिंग की स्टडी की हो, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो वहां पर आपका आंसर होता है सिमेंटिक्स। फोनेटिक्स वर्ड्स के साउंड की स्टडी को कहते हैं और सिमेंटिक्स वर्ड्स के मीनिंग की स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स के ओरिजिन और उनके हिस्ट्री की स्टडी क्या कहलाती है। ओके, देन द आंसर इज एटिमोलॉजी। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स क्या कहलाती है, एटिमोलॉजी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी इज, कि मॉर्फोलॉजी क्या है। यहां पर फिर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन तो आपके पास हमेशा 4 ही रहेंगे, यानी अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो 75% चांसेस रहेंगे आपके प्रश्न के गलत होने के और 25% चांसेस रहेंगे उसके सही होने के। तो यहां पर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यहां पर आपको आंसर याद रखना है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की सबसे छोटी मीनिंगफुल लेकिन अनडिवाइडेड, यानी जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते,
ऐसी यूनिट कौन सी है। ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है ऐसी यूनिट को हम कहते हैं मॉर्फिम, क्योंकि बाकी सबके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। आपको ये बात भी यहां पर समझनी है, आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से मैक्सिमम मॉर्फिम्स होते हैं, और जितने भी मॉर्फिम्स हैं वो सभी के सभी आपके वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये आपका आवश्यक नहीं है कि आपका जो वर्ड है वो मॉर्फिम भी हो। उसका कारण आप ये समझिए, मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं अनबिलीवेबल। क्या वर्ड लिखा हुआ है? अनबिलीवेबल। ये एक वर्ड है लेकिन ये मॉर्फिम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं। इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, अन प्लस बिलीव प्लस एबल। तो ये जो आपके टुकड़े हो रहे हैं यानी वर्ड है, इट कैन बी डिवाइडेड और मे बी इट इज नॉट डिवाइडेड, यानी हो सकता है वर्ड्स को हम डिवाइड कर सकें, हो सकता है उसे डिवाइड ना कर सकें। लेकिन आपका अगर कोई मॉर्फिम है तो 100% वो वर्ड जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड दिया बुक, अब आपको पता है कि आप बुक को नहीं तोड़ते हैं, तो यहां पर ये बुक मॉर्फिम है, इसके साथ साथ वर्ड भी है। तो आपके जितने भी मॉर्फिम्स हैं वो सभी वर्ड्स होते हैं, लेकिन सभी वर्ड्स आपके मॉर्फिम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which of the following is a homograph? तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से होमोग्राफ कौन सा है। ओके, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मेल मेल, वार्म एंड टैपेड, लीड एंड लैड, सॉरी ये आपका लैड एंड लीड है। जो आपका मेटल वाला लीड होता है उसे हम लैड पढ़ते हैं, और जो डायरेक्शन देते हैं यानी जो वाव है उसे हम लीड पढ़ते हैं। ओके, तो लैड एंड लीड। और 4th ऑप्शन है लीड एंड डेड। तो यहां पर हमें ये देखना है कि इनमें होमोग्राफ कौन सा है। तो इससे पहले आपको होमोग्राफ का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। आपको ये 3 वर्ड्स हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में कंफ्यूज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज होमोफोन, सेकेंड वर्ड इज होमोग्राफ एंड द थर्ड वर्ड इज होमोनिम। यहां पर बात होमोग्राफ की हो रही है, लेकिन आपको तीनों को ही समझते हुए चलना है, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। ओके, हालांकि इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। वो क्यों है वो यहां समझते हैं। एक जो आपका वर्ड है दैट वी कॉल होमोफोन। आप समझिए कि होमोफोन क्या होता है। होमोफोन का मतलब ये है कि आपका जो वर्ड्स का पेयर है वो कुछ ऐसा है जिनकी जो साउंड है वो साउंड सिमिलर है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग डिफरेंट है। जैसे मैंने यहां पर आपको एक पेयर दिया सोल सोल, तो यहां पर इनका साउंड सिमिलर है। इन दोनों वर्ड्स का अगर मैं पेयर देखूं तो साउंड सिमिलर है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं होमोफोन। ओके, अब बात करते हैं हम होमोग्राफ की। होमोग्राफ ऐसे पेयर्स को कहा जाता है जिनमें आपकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है और जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है। यानी जब आपकी स्पेलिंग सेम है, साउंड डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया? होमोग्राफ। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो एक को मैं कह रहा हूं लेड और एक को कह रहा हूं लीड, तो ये आपका होमोग्राफ है, क्योंकि यहां पर आपकी जो स्पेलिंग है वो सेम है और जो साउंड है वो डिफरेंट है। अब इसमें जो एक वर्ड और आता है होमोनिम, इसमें क्या याद रखना है आपको? होमोनिम्स का मतलब होता है कि जो आपकी साउंड है वो सेम है और जो आपकी स्पेलिंग है वो भी सेम है।
तो जब आपकी साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम हो तो उन्हें कहा जाता है होमोनिम। जैसे बैट ये एक हिटिंग टूल है, बैट ये एक बर्ड है, चमगादड़ और आपका बल्ला, तो ये आपका क्या हो गया, होमोनिम, क्योंकि मैं दोनों को ही बैट पढ़ता हूँ, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है और दोनों का साउंड भी सेम है। तो होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर आपके वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से कहा फंक्शन वर्ड बताइए कि फंक्शन वर्ड कौन सा है। पहले तो आप ये समझ लें, आपका अगर कोई भी वर्ड है तो वो 8 वर्ड्स में से एक होगा, क्योंकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एज वेल एज इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 पार्ट ऑफ वर्ड्स या पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अगर मैं कोई भी वर्ड लिखता हूं तो वो इन 8 में से एक होगा, वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा या कोई वर्ब होगा या कोई एडवर्ब होगा या कोई कंजंक्शन होगा या कोई प्रेपोजिशन होगा या फिर कोई इंटरजेक्शन होगा। इन 8 में से वो एक होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन वर्ड की। तो आपको याद रखना है, जो आपकी वर्ब होती है इसी का दूसरा नाम है फंक्शन वर्ड। यानी जब वो बात फंक्शन वर्ड की कर रहा है तो आपको यह समझ लेना है कि वो वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड। आपका हर मूव एक वर्ब है। तो जो भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सभी क्या हैं, वर्ब। अब आपको पता है कि जो वर्ब्स हैं इनको हम फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म, गो, बेसिकली ऐसे बोलते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरह से चलते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो इस तरह की जो फॉर्म्स चलती हैं ये समझ लेना है आपको, ये वर्ब्स की ही चलती हैं। जिसकी इस तरह की फॉर्म्स निकल रही हैं वो वर्ब है। तो यहां पर आपकी वर्ब कौन सी है, सीजिंग। आप इसमें आईएनजी से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, बाकी अगर हम बात करें एंड की, तो एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का अर्थ होता है एक जॉइनिंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड दो सेंटेंस के, दो फ्रेजेस को या फिर दो वर्ड्स को कंबाइन करता हो, जोड़ता हो। जैसे राम एंड श्याम, कम और गो, कम एंड गो। तो यहां पर आपके जितने भी वर्ड्स ज्वाइन करने का काम करते हैं वो सभी कंजंक्शन कहलाते हैं। थर्ड वर्ड है आपका चैंपियन, जो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जो इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है, उसे हम कहते हैं नाउन। और यू कैन से वॉट एवर वी कैन सी, टच और फील इज अ नाउन। तो यहां पर चैंपियन आपका नाउन है। और जो आपके किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है उसे हम कह देते हैं एडजेक्टिव। जो आपका यहाँ पर हैंडसम है, जैसे हम बोलते हैं हैंडसम बॉय, यानी ये बॉय के बारे में बता सकता है। तो जो नाउन को क्वालिफाई कर सकता है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर यही बात हमें याद रखनी है। तो ये हमारा फंक्शन वर्ड नहीं है, ये फंक्शन वर्ड नहीं है और कंजंक्शन भी फंक्शन वर्ड नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, सीजिंग, ऑप्शन ए, वर्ब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। आप कंटेंट वर्ड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, एम्प्टी वर्ड्स, फंक्टर्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स एंड लेक्सिकल वर्ड्स। ओके, तो यहां पर हमें इनमें से एक ऑप्शन चुनना है
देखते हैं क्या इसका आंसर है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच अभी हमने पढ़े, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ग्रामर आइटम या ग्रामर वर्ड्स, एंड द सेकेंड वन इज लेक्सिकल आइटम्स और यू कैन से लेक्सिकल वर्ड्स। अब यहां पर आपको याद रखना है, ऐसे वर्ड जिनके यूज के लिए पर्टिकुलर आपके रूल्स बने हुए हैं, जिनकी सहायता से कंटेंट वर्ड्स को हम यूज करते हैं, उन्हें ग्रामर आइटम्स कहते हैं, और जिनका इंडिपेंडेंटली अपना एक मीनिंग होता है, उन्हें हम लेक्सिकल आइटम कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं लेक्सिकल आइटम्स आर नोन एज कंटेंट वर्ड्स। तो आपको यहां पर आंसर तो क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट वर्ड्स क्या हैं, लेक्सिकल वर्ड्स। ओके, तो यहां पर हमें ये बात याद रखनी है, जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं वही आपके कंटेंट वर्ड्स हैं, और यहां पर आपकी जनरल वोकेबलरी है, यानी इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच में 4 पार्ट आते हैं। आपके जितने भी नाउन हैं वो सब लेक्सिकल आइटम हैं, आपकी जितनी भी वर्ब्स हैं वो सब लेक्सिकल आइटम हैं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सभी आपके लेक्सिकल आइटम्स हैं। इसके अलावा आपके जितने भी एडवर्ब्स हैं वो भी लेक्सिकल आइटम्स हैं। ग्रामर आइटम में आपके बचे हुए पार्ट हैं। प्रोनाउन को आप ग्रामर आइटम कहते हैं, इसके अलावा आप प्रेपोजिशन कह सकते हैं, एक आपका इसमें आ जाता है इंटरजेक्शन, और एक पार्ट इसमें आता है दैट वी कॉल कंजंक्शन। ओके, तो यही हमारे 8 पार्ट ऑफ वर्ड्स हैं, जिनको कि हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लेक्सिकल आइटम्स एंड ग्रामर आइटम्स। इसमें आपका प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, इनको हम ग्रामर आइटम्स कहते हैं, और ये जो आपके हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनको लेक्सिकल आइटम या कंटेंट वर्ड्स कहा जाता है। ओके, यहां पर आपको 1-2 वर्ड्स मैं और बता दे रहा हूं जो आपके काम आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में यहां पर एक लाइन आई थी, करेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंस। तो आपको ये बात याद रखनी है, वो डिपेंड करता है आपके सिंटैक्स पर। सिंटैक्स का अर्थ क्या है, करेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के करेक्ट पैटर्न को सिंटैक्स कहा जाता है। यहां पर आप किस वर्ड को किस जगह पर किस रूल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सिंटैक्स में क्लियर होती हैं। ओके, इसके अलावा एक वर्ड आपको याद रखना है, पैरोनिम्स। ये भी आपका पेयर है, जैसे आपके होमोनेम, होमोग्राफ और होमोफोन थे, लेकिन ये नाम से अलग हो जाता है तो इसकी पहचान उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। पैरोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम ऑरिजिन देखें तो ऑरिजिन देखने पे लगता है कि ये सिमिलर हैं, लेकिन जब हम मीनिंग देखते हैं तो वो मीनिंग में आपके क्वाइट डिफरेंट होते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स का पेयर जो ओरिजिन से आपको सिमिलर लगे लेकिन मीनिंग में क्वाइट डिफरेंट हों, उन्हें पैरोनिम्स कहा जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड दिया आपको फैटल और दूसरा दिया फैटलिस्ट, तो यहाँ पे अचानक से अगर किसी को मीनिंग सोचना हो तो वो सोचेगा कि फैटल से ही फैटलिस्ट बना है, जबकि अगर हम मीनिंग देखें तो फैटल मीन्स लीथल, जानलेवा, और फैटलिस्ट वन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन लक, भाग्यवादी या भाग्य पर विश्वास करने वाला। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल्स और एक वर्ड मैंने लिया स्पिरिचुअल, तो अचानक से देखने पर हमें ऐसा लगता है इन दोनों के मीनिंग में कुछ ना कुछ, इनके ओरिजिन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, यानी इनका मीनिंग समान होना चाहिए क्योंकि ओरिजिन से हमें समान लग रहे हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो क्वाइट डिफरेंट है। स्पिरिचुअल आप सभी जानते हैं, इट मीन्स रिलीजियस, धार्मिक,
और जो आपका स्पिरिचुअस वर्ड है इट मीन्स एल्कोहलिक। ओके, तो यहां पर आपको यही चीजें याद रखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो फिर मिलते हैं आपसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।